सब रेडी हो गए एंड सबको मेरी आवाज भी जा रही है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। सो आज का जो सेशन है वो सक्सेस स्टोरी का सेशन है, जो कि हर साल जब जब हमारा रिजल्ट आता है और मैं शेयर करती हूँ कि लर्नर्स ने किस तरीके से सक्सेस किया है, क्या एफर्ट्स डाले हैं। डेफिनेटली उनका एफर्ट्स ज़्यादा है इस रिजल्ट में। मैं तो बस एक पार्ट की तरह हूँ कि मैंने गाइड किया है, तो उन्होंने किस तरीके से किया है। ऐसा कई हैं जिन्होंने दूसरी अटेम्प्ट में निकाला है, कई का तीसरी अटेम्प्ट है, कई का दूसरी बार जेआरएफ है। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या ऐसा किया, किस तरीके से किया। कई का नेट है और किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसी का सेकंड अटेम्प्ट है और किसी ने लगातार 3 बार नेट किया। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या ऐसा जो किस तरीके की स्ट्रेटेजी है जिसको उन्होंने फॉलो किया है। हमारे साथ जो है अभी 4 लर्नर्स जुड़े हैं, जिनमें से एक सलीमा ताइबा है जिनका जेआरएफ है, ज्योतिका हल्दर है जिनका जेआरएफ है, निगम है और संध्या सिंह है। इन दोनों का भी हमारा नेट है। और संध्या का आई थिंक ये थर्ड अटेम्प्ट में नेट है। वो खुद बताएंगे कि थर्ड तीसरी बार नेट है, यानी 3 बार हुआ है। तो वो बताएंगे कि उनका तीसरी है या दूसरी है। एंड निगम का भी है। तो अभी हम इन लोगों से एक एक करके इनके बारे में पहले जानते हैं कि इनका पहले एक एक करके सबसे नाम पूछते हैं कि कौन है और इन्होंने क्या क्वालिफाई किया है। तो सलीमा से स्टार्ट करते हैं। सलीमा, आप बताओ। मैम गुड इवनिंग हेलो, मैम। गुड इवनिंग, हाँ कैसे हो? मैम ठीक हो। मैम फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रही हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं भी। तो मैम मेरा नाम तो सालिमा तैयबा है। आई एम फ्रॉम लोअर असम एंड ओके। मैंने मास्टर्स कंप्लीट की 2022 में। फिर मैं कुछ फाइनेंस की वजह से मैंने एक प्राइवेट स्कूल में अभी पीजीटी टीचर हूँ, एजुकेशन सब्जेक्ट। और ओके। मेरा ये तीसरी अटेम्प्ट है, इसमें मेरा जेआरएफ भी हुआ है। तो मैम बोलूंगी आपके आपके आप वजह से ये ही हुआ है मैम। तो मैं ये लाइन बोलूंगी, आपने बोला मेरा ये तीसरी अटेम्प्ट और मेरा जेआरएफ ही हुआ है, इतना उदास होके क्यों? जिनका नेट हुआ उनको भी उदास नहीं होना, और जेआरएफ तो अलग ही बात है, वो एक अलग ही लेवल है। तो बोलो मेरा जेआरएफ हुआ है ऐसे। चलो, बहुत अच्छी बात है। आएंगे कि इसको कैसे इस सक्सेस को अचीव किया हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब आपका लास्ट ईयर आपने किया था तो नेट हुआ था, फिर 2 क्वेश्चन से रह गया था कि और आपने बोला भी था कि मैम बहुत पास से आकर के 2 या 1 से शायद रह गया था कि बहुत पास से आकर के छूट गया है। तो हम पूछेंगे कि उस 2 क्वेश्चन को कैसे क्रॉस किया कि आज मतलब वो छूट गया, मतलब वो नहीं छूटा, मतलब 2 क्वेश्चन से रह नहीं गया, वो 2 क्वेश्चन से ज्यादा आया और मेरा जेआरएफ निकल गया। तो अभी हम आएंगे उस पे। नेक्स्ट चलते संध्या, आप बताओ। आपका नेट है और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है और किस तरीके से आपने किया है? हेलो मैम। हेलो संध्या। मैम मेरा नाम संध्या सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। मैम ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ था। और उसके बाद मैम बीएड मुझे एडेड कॉलेज मिल गया, तो 2 साल मेरा बीएड में चला गया। इस बार मैम मैंने चूंकि बीएड खत्म हुआ, बीएड के साथ मैंने सोचा कि मैं करती हूँ, थोड़ा जेआरएफ मिल जाए, क्योंकि अब खाली हो गए थे तो पीएचडी वगैरह की तरफ जाना था। तो इधर थोड़ा मेहनत की है मैम। 4 क्वेश्चन से मेरा जेआरएफ रह गया है। पर बट मैम मुझे पता है कि अब मुझे याद है कि आप मेरे साथ एक्सीलेंस बैच में थे, है ना संध्या? और उसी समय आपका शायद नेट निकला था, है ना? और फिर आप मतलब बीच में गैप हो गया था और फिर इधर आप स्टार्ट किए थे, तो बोला भी था कि मैम मैं आपकी सारी यूट्यूब की क्लासेस वगैरह सब देख रही हूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपका 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन से रह गया, तो अभी हमारे साथ वो भी है कि लास्ट टाइम इनका भी रह गया था लेकिन इस बार जेआरएफ है। तो वो बताएंगे कि कैसे जो हुआ है। तो नेक्स्ट कैंडिडेट की ओर चलते हैं। निगम, आप बताओ आपका क्या है और कहाँ से हो? सॉरी मैम, आवाज कट रही गुड थी, इवनिंग नहीं मैम। समझ। आपकी आवाज मेरे तक तो आ गई थी। गुड इवनिंग निगम। जी मैम, मेरा अभी मैंने थर्ड अटेम्प्ट ही दिया है। तो थर्ड अटेम्प्ट में तीसरी बार ही मैंने नेट ही क्लियर किया है। मैं तीन ही बार। और अभी मेरा 192 है अभी इस अटेम्प्ट में।
तो क्या बोलूँ, ज्यादा मार्क्स से रह गया, 14 मार्क्स से रह गया नेट मुझे। कोई बात नहीं, जो आया है उसमें पहले खुश होते हैं, और मुझे पता है कि जी अगली बार मैम। कर लोगे, क्योंकि जी जी इस मैम। जी मैम। क्योंकि जब हमको कम आता जी है ना, मैम। तो हमको पता होता है कि हमको कहाँ से कम है और कैसे करना, और अब तो कट ऑफ आसमान छू रहा है, तो अब तो मेहनत को डबल नहीं ट्रिपल करना है। पहले जी हमको जी कट ऑफ मैम। तक आने के लिए डबल करना होता था, अब मेहनत ट्रिपल करना, तो बिल्कुल आप कर लोगे, मुझे पता है। सो नेक्स्ट आते हैं हम ज्योतिका की ओर। ज्योतिका, मैं आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। हेलो मैम। हाँ, हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड नमस्कार मैम, आफ्टरनून। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मेरा नाम गीतिका हालदार है। और मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में आप 1 महीने पहले मैं गेस्ट लेक्चरर के लिए ज्वाइन करी हूँ। तो मैम मेरा फर्स्ट टाइम नेट था, वो था 2023, जब मैंने आपसे फर्स्ट क्लास लिया था। उसके बाद 2023 दिसंबर में मेरा जेआरएफ हुआ और फिर से मैंने इस बार एग्जाम दिया और मेरा फिर से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। इसके वाओ, लिए ये मैं बहुत ग्रेट है कि डबल टाइम जेआरएफ है, मतलब मैं यहाँ पे भी कहूंगी कि गलत बात है, ये 2 बार जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए था, किसी एक बेचारे बच्चे का जेआरएफ रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये एक अलग ही है, मतलब ये आपका टू जो जेआरएफ है ना, 2 टाइम्स जेआरएफ, ये आप आगे का आपके सीवी में ये दिखेगा, एंड सामने वाला जो भी जब भी आपका सीवी देखेगा या जब भी आपके सर्टिफिकेट्स देखेंगे, तो वो जरूर पूछेगा कि 2 बार जेआरएफ। और लिटरली आप पूछ के देखो, कई लर्नर्स जो जिनका जेआरएफ हो जाता है, उनको बोलो दोबारा अटेम्प्ट करने के लिए, वो, मैं ये नहीं कह रही कि उनसे नहीं होगा। क्या होता है ना कि जब हम एक अचीव कर लेते हैं, एक सक्सेस, और दोबारा उसी को देने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम होता है, अरे मेरा तो हो चुका है ना, ठीक है हम करके देखते हैं, तो वो नहीं मेहनत, लेकिन फिर 2 टाइम जेआरएफ निकाला है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम भी आप मेरे साथ थे, और लास्ट टाइम भी आपने बोला था कि मेरा जेआरएफ हो गया, और इस बार फिर से आप हो, तो चलो बहुत अच्छी बात है। यानी हमारे साथ से और 2 नेट लर्नर्स हैं। अब एक एक करके हम इनकी सक्सेस स्टोरी पे आते हैं कि कैसे पहले शुरुआत। देखो, अभी का जो कट ऑफ है उसके हिसाब से देखें तो आई होप कि आप लोग सब मेरे साथ एग्री करते होंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो है हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर जेआरएफ चाहिए तो दोनों इंपॉर्टेंट है। जो नेट वाले लर्नर से उनसे भी पूछेंगे कि आपका जेआरएफ क्यों नहीं हुआ, क्या आपको लगता है कि हमने पेपर 1 पे कम कमी दिया या पेपर 2 पे कम कमी दिया। तो एक एक करके आप अपना एक्सपीरियंस ये भी शेयर करना, नेट हुआ जेआरएफ किस लिए हुआ, आपको क्या लगता है कि आपने क्या कमी किया था, कि अगर वो कमी शायद हम नहीं करते तो मेरा भी जेआरएफ होता। क्योंकि ये भी जरूरी है, सक्सेस तो हम किए, लेकिन हमसे क्या कमी हो गया था और हम उस कमी को कैसे गैप किए। जैसे सलीमा, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि लास्ट टाइम नेट था, आपने लास्ट टाइम भी बहुत मेहनत किया, मेरे बैच में थे, मुझे पता है, पर फिर भी 2 मार्क 2 क्वेश्चन से रह गया था। तब मैंने बोला था आपको कि अपनी कमी को ढूंढो, कहाँ अभी भी रह गए हो, और क्या कमी ढूंढा, आपको क्या मिला जिसको आपने पकड़ा और फिर आज आपका जेआरएफ है। तो चलो शुरुआत करते हैं आपसे ही, सलीमा बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैंने 2022 में जब मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, तो फिर मेरा बोला था, मैंने फाइनेंस की वजह से जॉब में इंक्लूड हो गई। तो मैंने ना एक दिन टेलीग्राम में नवदीप मैम की टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किया था। मैंने उसमें ढूंढा था कि कोई एजुकेशन की टीचर है क्या, मैं ऐसे बोला था। तो सस्मिता था ना मैम, आपके लर्नर, वो जेआरएफ क्वालिफाइड है, तो उसने मुझे आपका लिंक दिया था। तो फिर मैं 2023 जनवरी में उसने लिंक दिया था मुझे। तो मैंने आपका फ्री कंटेंट से ही मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किया। तब आप फ्री में भी बहुत कुछ है, तो मैंने फ्री से ही स्टार्ट किया। फिर ऐसे होते थे, मैं पहली जॉब में इंक्लूड हो गई, तो मेरी टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत होना स्टार्ट हो गई। तो मैं फ्री देखती हूँ, रिकॉर्डिंग में एक होते हैं ना मैम कि हाँ देखूंगी देखूंगी, ये होते हैं। तो इसलिए ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा मुझे लगा कि मैम से बात करूं और मैं कोर्स ज्वाइन कर लेती तो अच्छा होंगे। तो फिर मैंने क्या किया, एक दिन आपको मैसेज किया था, फिर मैंने ज्वाइन किया था आपके बैच। तो पहले जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने देखा कुछ लर्नर इतना अच्छे से बोलते हैं, आंसर देते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मुझे टाइम भी लगता था मैम, क्वेश्चन पढ़ने से आंसर देने से बहुत प्रॉब्लम होते थे। तो फिर मैंने डिमोटिवेट भी कभी कभी होती थी, और सबसे ज्यादा कोई लर्नर परेशान आपने किया तो वो मैं ही हूँ। मैंने बहुत 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 परेशान किया था मैंने आपको। तो फिर मैंने शुरुआत किया था, फिर वो आपका नोट्स जो होते हैं,
पीडीएफ में आपने एक बात बोला था कि पीडीएफ में मत जाओ, आप लोग नोट्स खुद बनाना ट्राई करो, ऐसे बोला था आप। तो मैंने एक कीवर्ड लिख करके मैंने 2 कॉपी में नोट्स बनाया। तो फिर मेरा नेट निकाला। तो मैं इतना खुश थी, इतना खुश थी, मुझे नेट चाहिए, जेआरएफ नहीं चाहिए तब, इतना मैं खुश थी। तो मेरा जून के टाइम में नेट निकाला, तो फिर मैंने आपको बोला कि मेरा नेट हो गया। फिर क्या था, मुझे लगा कि नहीं अभी जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ नहीं होंगे तो मैं पीएचडी में नहीं जाऊंगी मैम, ये मेरा पक्का था एकदम। जेआरएफ होंगे तभी ही मैं जाऊंगी। तो फिर मैंने फिर आपसे पूछा कि मैम मुझे फिर से बेच लेना है क्या, कोर्स लेना है क्या, मैंने आपको पूछा। आपने ऐसा नहीं कि कोर्स बेचने में ही है, आपने बोला था नहीं, आपको आप देखो खुद, एनालिसिस करो आपका कमी कहाँ है। तो आपने ऐसा बोला था। फिर मैंने सोचा कि ठीक है मैं देखती हूँ, तो कुछ दिन देखा, फिर मैंने ज्वाइन किया था। मुझे लगा नहीं मुझे ज्वाइन करना है, पेपर 2 भी अभी मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि मेरा पेपर 2 में भी इतना अच्छा मार्क नहीं आते। तो फिर ऐसा हुआ था मैम कि मैं पेपर 2 स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन मेरा क्विज में या लाइफ आप जो देते हैं एक्सपेक्टेड, आपका तो एक्सपेक्टेड मैं क्या बोलूं, सैल्यूट एनटीएस से भी अलग होते हैं। इतना एक्सपेक्टेड टॉप होते हैं ना, मैं कभी कभी ऐसा लगता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरा कभी नहीं होंगे, जिंदगी में कभी नहीं होंगे, ऐसे लगा था। तो और फिर वो क्वेश्चन यही चाहते हैं कि आपको ये लगे ताकि आप उस पर मेहनत करो, तो नेट का क्वेश्चन उसके सामने बहुत आसान लगे। यस मैम, तो आपने ऐसे एक्सपेक्टेड दिया। मैम मेरे पास एक कॉपी है, आपने जैसे सिखाया तो ये देख रहे हैं, तो मैंने ही ऐसे क्वेश्चन किया था। और एक साइड में जो नहीं आते मैंने वो लिखा था, कीवर्ड लिखा था, ताकि मैं मुझे पता चला कि ये टॉपिक मुझे वीक है और इसमें मुझे फोकस करना है। जैसे मैम पेपर 2 की यूनिट 1, यूनिट 1 मुझे ना बहुत डिफिकल्ट लगता है कि वो संख्या वेदांता मीन्स वो ना एक सिमिलर सा लगता है। तो फिर मैंने उस टॉपिक के लिए मैंने आपका हर वीडियो देखा था। आप शायद देखा भी होंगे, मैं हर क्लास में अटेंड करने के लिए कोशिश करती थी, लाइव क्लासेस। और फ्री क्लास भी आपका होते तब भी मैं करती, अगर मैं रूम में रहती तो कर लेती, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग भी देख लेती। और मैं रात जितना भी होते आपको मैसेज करती, और आप जागी रहती तो मेरे मैसेज के भी रिप्लाई करती। तो उस बार क्या हुआ था मेरे साथ, एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बोला भी था। तो एक्सीडेंट की वजह से तो मैं उस बार भी नेट ही निकाला 2 मार्क के लिए। तो उस टाइम मैं डिमोटिवेट भी हूँ, खुश भी था, क्योंकि मेरा पेपर 2 इतना स्ट्रांग बनी वो आपकी वजह से मैम। 142 शायद मेरा आया था, और आपने बोला कि प्राउड ऑफ यू सालिमा, इतना अच्छा किया था आपने। तो फिर आपको फिर से मैंने बोला कि मैम मैं अभी क्या करूंगी। तो आपने ना मैं हर टाइम में आपने मुझे मोटिवेट किया, मैं बहुत मॉडल डन होती थी, बार बार होती थी कि मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा फील आते। फिर आपने बोल रहा, और आप ना मैम जब भी मैं गलत करती थी आप डांट देते थे, सालिमा मुझे जेआरएफ चाहिए तुम्हारा, आप ऐसे बोलते। तो मुझे ना जब वो दिन बोलते हैं ना, मैं उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ती, इस मुझे अच्छा लगता है। फिर कभी आप वेरी गुड बोलते हैं तब भी अच्छा लगता है, फिर उस दिन भी पढ़ती। मैम टीचर का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, मेरे घर में सपोर्टिव है, लेकिन एक टीचर बहुत होते हैं मैम, टीचर का सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होते। तो फिर आपने मुझे गाइड किया था, नवदीप मैम के बुक के लिए भी आपने बोला था। तो मैंने नवदीप मैम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक खरीदा। तो पेपर 1 का आपने बोला अगर जेआरएफ चाहिए तो पेपर 1 के लिए 35+ क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, आपने ऐसा बोला था। तो फिर मैंने पेपर 1 करना स्टार्ट किया। और आप ही शायद एक ऐसे टीचर है, वो बोलते हैं कि क्वेश्चन रटना मत, हर तो हर ऑप्शन को भी एनालिसिस करो। फॉर एग्जाम्पल मैम एनसीटी कब आया था ऐसा, 1960। का वॉइस रुक गया है सलीमा। ठीक है, फिर सलीमा पे हम वापस आएंगे। निगम हम अभी अब आवाज आ रही है सलीमा वापस? ओके ओके। बोलो, फिर आप बोलो। तो फिर मैंने ऐसा किया था कि वो एनसीटी कब आई थी, उसका कौन सी डेट है, मैं वो भी देखा। फिर उसके ऑप्शन में अगर नेक है, एनसीईआरटी है, यूजीसी है, उसमें भी देखा। वो आप हर रोज बोलते थे कि रटना नहीं है, उसमें हमको 4 ऑप्शन ही देखना है। मैम ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एक लर्नर को अगर जेआरएफ चाहिए तो ये सब ये करना जरूरी है, रटने से कुछ नहीं होते हैं।
तो मैम ऐसे करके मेरा फाइनली वो 2 मार्क क्या, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं खुद ही शॉक थी कि इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। और इसके लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा मैम एक सपना था कि कभी मैं भी आऊंगी और मेरा बिल्कुल बिल्कुल सलीमा, एंड लिटरली मैंने आपको मेहनत करते भी देखा है, जब जैसे आपने बोला। और मैं, आपने ये भी बोला कि जब आपका पहला बार में नेट हुआ था, जेडफ नहीं हुआ, तो आपने मुझसे पूछा भी था कि मैम क्या कोर्स लेना जरूरी है। और सच में मैं कभी किसी को ये नहीं बोलती कि आप मेरा कोर्स परचेज करो। डेफिनेटली मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे शेयर करना है, वो मेरा काम है, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूँ इसके पीछे बहुत। तो मैं शेयर करती हूँ कि भाई जिनको इंटरेस्टेड है आओ। लेकिन अगर कभी कोई लर्नर ऐसा बोलता है कि मैम क्या जरूरी है, हम क्या फ्री की क्लासेस से नहीं कर सकते, तो मैं ये कभी नहीं बोलती कि नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उतने ही ईमानदारी से फ्री क्लासेस में भी पढ़ाती हूँ। मैं कभी ये फाकी नहीं मारती। अगर मैं किसी कंटेंट को, हाँ ये जरूर है कि पेड बैच में उसी कंटेंट को मैं ज्यादा पढ़ा रही हूँ, तो फ्री में हो सकता है उसी कंटेंट को कम पढ़ा रही हूँ, लेकिन कम का ये मतलब नहीं कि कंसेप्ट ही गायब कर देती हूँ। कंसेप्ट जरूर क्लियर करती हूँ, उसको की पॉइंट्स के थ्रू पढ़ाती हूँ। तो बिल्कुल। एंड मैंने सलीमा को ये भी देखा है कि सलीमा रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी मैसेज करती है कि मैम ये क्वेश्चन में हम फंस गए, ये टॉपिक हम फंस गए। तो अगर मैं उस समय जगी रही तो मैं तो प्रॉम्प्ट रिप्लाई करती हूँ, नहीं रही तो सुबह जरूर करती हूँ। और जैसे सलीमा ने बोला कि चारों ऑप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और लिटरली ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैंने भी जब मैंने जेआरएफ निकाला तो मेरी सक्सेस स्टोरी देखो, मैं भी यही बोली हूँ कि मैंने चारों लाइन ऑप्शंस को देखती हूँ। और एक प्रॉपर देखो, पढ़ते सब हैं, कोई लर्नर ऐसा नहीं होता कि नहीं पढ़ते, जैसे सब पढ़ते हैं। लेकिन हम एक जो गाइडलाइन जो प्रोवाइड की जाती है, जैसे सलीमा ने बोला कि एक टीचर का रोल भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मेहनत सारी उसकी है, पर मैंने टाइम टू टाइम उसको गाइड किया। मैंने टाइम टू टाइम बोला कि सलीमा ऐसे नहीं। और सच में आधे से ज्यादा लर्नर जो मेरे बैच में थे वो मुझसे लड़ भी जाते थे कि मैम आप सलीमा को ज्यादा बोलती हैं, आप क्लास में सलीमा का नाम ज्यादा लेती हैं। कई बार ऐसा हुआ है, सलीमा को भी लोग पूछे कि मैम तुमको क्यों ज्यादा बोलती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से जो इंटरैक्ट करते हैं, चाहे पेड हो या फ्री हो, मैं हर जगह उनको बोलती हूँ। तो चलो अब हम आते हैं निगम पे, फिर मैं आऊंगी ज्योतिका पे। तो निगम आप बताओ, आपने कैसे किया, आपका नेट है, अब आप एनालिसिस करो, ये भी साथ में बताओ कि क्या आपका कमी रह गई जो जेआरएफ छूट गया, तो अब आप बताओ। जी मैम, थैंक यू मैम। पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। मेरा एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा जूलॉजी का बैकग्राउंड है, सीबीजेड का। तो फिर मैंने बीएड किया, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया। तो बीएड के सेकेंड ईयर के दौरान में मुझे लगा कि मुझे मास्टर डिग्री करना चाहिए एजुकेशन में। इसलिए तो मैंने सोचा कि आइदर एमएड करना है या एमए एजुकेशन करना है। तो एमएड के लिए मैंने जा नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा इशू था, वैसा फाइनेंशियल इशू था, इसलिए मैंने जा नहीं पाया। पर मैंने इग्नू से एमए एजुकेशन किया। अभी मेरा खत्म भी नहीं हुआ है, अभी मेरा सेकेंड ईयर ही शुरू हुआ है। तो मेरा जून में ही खत्म होने वाला है। तो मैंने ऐसा एडमिशन लेने से पहले ही मेरे यूजीसी नेट का क्वेश्चन देखा था, पेपर वन पेपर टू बोथ का देखा था। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने जब जितना भी पढ़ाई किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। एक भी रुपया मुझे मैंने मैंने कोर्स कंटेंट परचेज नहीं किया मैंने। वो आपसे फ्री क्लासेस जो है यूट्यूब का, उसी से उसी से ही मैंने किया। तो क्या हुआ, मेरा यूनिट वन, जो पेपर टू का यूनिट वन है ना, वो थोड़ा इतना मुझे समझ में नहीं आता। इंडियन, स्पेसिफिकली इंडियन फिलोसफी, वो इतना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। उसी पार्ट को छोड़ के एंड यूनिट सिक्स जो रिसर्च है ना, इसीलिए मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। रिसर्च एक ऐसा पार्ट है कि आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज हो ना, तो आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। वो उसी ऐसा यूनिट है। तो मैंने बहुत बार ट्राई किया उसी को, पहले बार से ही मैंने, फर्स्ट अटेम्प्ट से ही अभी तक। पर ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता जा रहा है। पिछली बार से इस बार मुझे 12 मार्क ज्यादा मिला। फिर भी थोड़ा ऐसा बोल सकते हैं कि लक है, या कंपटीशन की वजह से रह गया। बाकी कोई बात नहीं, जितना भी हुआ है, बट मैंने अच्छा ही किया था। और एक बात मैं आप पे बताना चाहता हूँ। आप है ना, जो उड़ीसा में, सिर्फ आप एसएसबी के लिए, आप एंड रबीना मैम, वो इनकलकुलेट लर्निंग है, आप एसएसबी के सेलिब्रिटी टीचर है। जो जिसको भी पूछो, वो बताते हैं कि आइदर पल्लवी ताम्रा मैम से पढ़ो, पल्लवी ताम्रा एसएसबी के लिए पल्लवी ताम्रा मैम से पढ़ो। मैंने एक भैया से पूछा था, वेणुधर नायक, आपने स्टेटस दिया था 2-3 दिन पहले। वो आपका पुराना स्टूडेंट है। वो बहुत सीनियर है, मेरे से 3-4 साल सीनियर है।
जैसे ही टेलीग्राम में उनसे बातचीत हुई थी, मैंने उनसे पूछा था बीएड के दौरान पूछा था कि मैम जो किससे प्रिपेयर करना चाहिए। वो डायरेक्ट कट थ्रू आपका नहीं बताए कि अगर नेट जेआर क्लियर करना है तो पल्लवी मैम से पढ़ना शुरू कर दो। तो मैंने आपसे बात भी किया था उससे, बस मैंने आपसे कोर्स भी नहीं लिया। आपको पूछा था तब, तो आपने बताया कि आप एक अटेम्प्ट दो, फिर अगर नहीं हुआ या फिर आपने कोर्स परचेज करने के भी कभी भी नहीं बोले। पहले बोले कि आप पहले अटेम्प्ट दो, देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर देखना। मैंने पीजीटी के टाइम पे भी आपको ऐसा ही पूछा था, तो आपने बताया कि नहीं, अगर खत्म होने जो एमए है ना, एमए एजुकेशन, वो खत्म हो जाने दो, फिर आप देखना। बिल्कुल। कम्युनिकेशन हिंदी में इतना अच्छा नहीं है ना, इसलिए थोड़ा बिल्कुल, कभी भी किसी मैंने लर्नर को नर्वस नहीं, हूँ थोड़ा। मेरा ये पेशेंस है ही नहीं। हाँ, मैं मेहनत करती हूँ तो मैं जरूर कोर्सेज चलाती हूँ, लेकिन ये कभी नहीं बोलती कि आप पेड ही करोगे तभी जेआरएफ होगा या नेट होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत जहाँ से की थी और मेरे साथ सारे लर्नर से मैं जानती हूँ। हाँ, मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर किसी को, मैंने कल भी बोला कि किसी को अगर लगता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा है फ्री से, एक गाइडेंस चाहिए एंड यू कैन अफोर्ड, तो बिल्कुल आओ। पर लर्नर्स की भी कई बार, जैसे कभी कुछ लर्नर से मुझे गुस्सा भी आता है, उनकी प्रवृत्ति ये होती है आपको हर चीज फ्री में प्रोवाइड किया गया है, अगर आप उसको नहीं देख सकते हो तो आप एजुकेटर से जब बोलते हो ना कि मैम पीडीएफ सिर्फ दे दीजिए, तो यू विल नॉट बिलीव कि एजुकेटर को बहुत हर्ट होता है इस चीज से, क्योंकि उसके पीछे वो बहुत मेहनत करता है। वो एक कंटेंट या एक शब्द भी उस पीडीएफ पे लिखा होता है, तो वो पीडीएफ का एक शब्द कहीं वो 10 जगह पढ़ा होगा, तब वो आपके लिए वो एक शब्द लेके आया है, ताकि वो ही वो आपके लिए आसान हो जाए, और वो आप तुरंत चाहोगे कि कोई दे दे। तो भाई मुझे नहीं पता बाकी देते होंगे, पर मैं सच में उसके पीछे बहुत मेहनत करती हूँ। अभी इवन ऐसा नहीं है, अभी जो मेरे साथ जून बैच में जुड़े थे, अभी जो मेरे साथ दिसंबर बैच में जुड़े, उनसे पूछो, मेरे फिर से पीडीएफ में बहुत सारा अंतर है। ये भी नहीं होता ना कि अगर कोई दोबारा, जैसे सलीमा लास्ट टाइम जुड़ी थी फिर दोबारा जुड़ी, पूछो सलीमा भी है, कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही, कुछ ना कुछ नया मिलेगा ही, क्योंकि मैं हर बार अपडेट करती हूँ। और वो ऐसा नहीं है वो नया होता तो मैं पेड़ में पढ़ा के छोड़ देती हूँ, मैं उसको इस पिछली री एग्जाम और जो एग्जाम हुआ तो उसके बीच में जितने भी नए कंटेंट आए थे मैंने उसको यूट्यूब पे करा दिया, ताकि जो भी लर्नर का गैप हो रहा है वो उसको हो जाए। तो मैं ये चीज जरूर कोशिश करती हूँ। तो बिल्कुल, जैसे अभी निगम ने बोला भी कि हमने करा है, जो यूनिट्स कम है, कमजोर है, थोड़ा पीछे रह गए, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं देखो, नेट और जेआरएफ का फासला बस एक ही चीज का है। नेट है ना, हम थोड़ा भी मेहनत करते हो जाता है, खैर अब तो कट ऑफ भी बहुत हाई हो गया कि अब उसके लिए भी हमको मेहनत करना है। और जी जेआरएफ जी है ना, मैम। मेहनत के साथ साथ स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी अपनानी पड़ती है, बस यही एक फासला होता है नेट जेआरएफ का। जैसे सलीमा ने भी वही मेहनत किया जैसे निगम ने किया, बस सलीमा थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश की, क्योंकि उसको बीच बीच में मैं भी गाइड करती रही ये चीज। और ऐसा नहीं है कि मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ये करो, ये प्रैक्टिस करो, ये देखो। तो ये चीज है, और ये बहुत बड़ी बात है निगम की, आपने बोला कि एक उड़ीसा में आपको लोग बहुत जानते हैं, तो लिटरली मैं जब उड़ीसा बहुत जाती हूँ बहुत पूरी, मैम, आप तो बहुत सेलिब्रेटेड हैं। जी जी मैम। पूरी जाती हूँ और मैं कभी स्टेटस लगाती हूँ तो मेरे पास भी बहुत सारे लर्नर का मैसेज आता है, मैम आप आए हुए हो, कहाँ हो। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं इतना मेहनत करती हूँ तो इन रिटर्न मुझे ये सारा कुछ मिलता है। सो हम वापस से आएंगे लास्ट में ये पूछने के लिए कि क्या सजेशन देते हो और लर्नर्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम ज्योतिका के पास। जी ज्योतिका, जी आप मैम। बताओ आपका कैसे क्या हुआ सक्सेस। हेलो मैम। हेलो। अ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैं इसलिए मैम मेरा हिंदी थोड़ी प्रॉब्लम है हिंदी में, तो मैं कोई फिर भी बात बोल रही हूँ। अब मैम आप, मैं मैं भी बंगाली बहू हो चुकी हूँ तो आप मुझे, मैं तो बंगाली समझती नहीं उतना, लेकिन हाँ फिर भी दोनों मिक्स चलेगा। हाँ मैम, मैं वो 2-3 दिन पहले सर का जो अकाउंट देख रही थी, उसमें जो टाइटल था देख के मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मैम क्या बंगाली हो गई है। तो वो बोल रही है क्यों। मैं बोला कि ये टाइटल तो हमारे यहाँ का है, इसलिए मैम को शायद अब तक कभी कभी बंगाली समझ में आता है। तो वो बोल रहा है हो सकता है। ठीक है मैम। तो मैं 2019 में एमए के लिए एडमिशन लिया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। तो तभी मैंने नेट का जो बुक है आरिहंत उत्तर ये सब खरीद लिया था। तो उसके बाद पढ़ना भी चालू कर दिया था, कोई ट्यूशन नहीं लिया। लेकिन पढ़ने के बाद उसके बाद लॉकडाउन आ गया, और फिर उस बार जो एग्जाम हुआ था मैंने दिया नहीं। फिर 2020 में मैं ऐसे ही एग्जाम देने गई, और मैं तब सोचती थी कि 100 मार्क्स का एग्जाम होता था, कुछ नहीं जानती थी मैं।
तो ये सोच के मैं 100 क्वेश्चन का आंसर किया और बाकी 50 क्वेश्चन छोड़ के ही आ गई। जब मुझे पता चला कि और 50 है तब तक टाइम अप हो गया। तो घर पे आई तो उस बार मेरा स्कोर 100 हुआ था टोटल मार्क्स। तो उसके बाद मैंने फिर से एक कोचिंग लिया था हमारे यहाँ, वहाँ पे भी अच्छा सा ही पढ़ाता था, लेकिन उस टाइम मेरे पास स्कॉलरशिप थी। तो मैं उस टाइम मेरे जो ग्रेजुएशन थी उसमें मैं टॉपर हुई थी, इसके लिए मुझे एक अमाउंट स्कॉलरशिप मिला था। तो स्कॉलरशिप से मैं एक महंगा कोर्स तो खरीद लिया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मोबाइल रिचार्ज ठीक से ना कर, बाद में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, सब कुछ बंद हो गया। तो कोर्स खरीदने के बाद मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई और क्लास नहीं कर पाई। तो इसके बाद जब नेट एग्जाम दिया 2 बार, तो मेरा बार बार 12 मार्क्स से या 8 मार्क्स से मेरा छूट गया नेट। तो बाद में जब मैं फिर से कोर्स लेने गई, मेरे पास पैसे नहीं थे इतना महंगा कोर्स खरीदने के लिए। तो मैंने फिर क्या किया, कंटेंट भी मेरा अधूरा रह गया। तो इसके बाद मेरा शादी हो गई 2023 में। शादी होने के बाद मेरा थर्ड अटेम्प्ट में आपके पास पढ़ के क्लियर किया। तो जब शादी हो गया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 महीने का एक पर्स खरीद के दिया आपसे, तभी मैं आपसे मिली, मतलब आपको पहचानी। उसने मुझे कोर्स खरीद के दिया। तो दे के बोल रही है कि तो बोल रहा है कि आप इसमें पढ़ाई करो, तुम्हारा नेट लग जाएगा। तो नेट उसमें पढ़ाई किया, 3 महीने पढ़ने के बाद जब मैं नेट देने जा रही हूँ, मैं आपका एक एक वीडियो 2-3 बार करके क्लास करती थी, क्योंकि वो रिकॉर्डेड वीडियो था और एक्सपेक्टेड ये सब भी मैंने किया था। तो उसके बाद जब गई एग्जाम देने, तो मैं उसको बता के जा रही हूँ कि इस बार ऐसा हो सकता है मेरा फिर से 2 नंबर के लिए छूट जाएगा या तो नेट हो जाएगा। मैम ने पढ़ाया बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा रिविजन कंप्लीट नहीं हुआ, 3 महीने में मैं नहीं कर सकती। जब एग्जाम दे के आई, आके मैं रो रही हूँ, क्योंकि एग्जाम के में जो क्वेश्चन था सब कुछ कॉमन था, लेकिन मैं नहीं, शायद मुझे लगा कि मैंने गलत किया, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो आके जब रिजल्ट आया तो देखा कि मेरा नेट तो क्वालिफाई हो ही गया, कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स से नेट क्वालिफाई अच्छे से हो गया। तो उसके बाद हमारे पास हम दोनों क्लासमेट थे, मेरे जो हस्बैंड है, तो दोनों ही अपने स्कॉलरशिप में मैम एडजस्ट करना पड़ता था, दोनों कुछ करते नहीं थे। अब यहाँ का हालत भी तो नौकरी का बहुत खराब है। तो जो हुआ, उसके बाद मैंने और कोर्स नहीं लिया आपसे। आपसे कभी-कभी मैसेज करती थी, लेकिन आपने ही बताया था कि अगर आप अच्छे से क्लास करते हो तो बार-बार कोर्स खरीदने नहीं पड़ेगा। तो मैंने 2 नोटबुक में सब कुछ लिखा था, सारे नोट छोटे-छोटे करके लिखा था। प्रैक्टिस आपने जैसे बोला वैसे किया और फिर नवदीप मैम का कुछ फ्री क्लासेस करती थी फर्स्ट पेपर का। ऐसे करते-करते सेकंड टाइम मेरा जेआरएफ लगा। लेकिन जेआरएफ का जो मार्क्स था, मेरा क्वालिफिकेशन मार्क्स और जेआरएफ मार्क्स दोनों सेम के सेम, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि और एक क्वेश्चन अगर गलत हो जाता तो मेरा जेआरएफ चला जाता। इसलिए मैंने सेकंड टाइम फिर से आपसे कोर्स लिया, आपको बताया था मैंने। तो कोर्स और मैंने लिया। पूछा भी था आपसे कि आपका तो जेआरएफ हो गया है, फिर क्यों लेना चाहते हो? हाँ मैम, ये लिया था। तो लेने के बाद हम दोनों ही उस एक ही कोर्स में पढ़ते थे। तो पढ़ने के बाद इस बार मैं फिर से उस सारे वीडियो में क्लास किया और आपका ही फर्स्ट पेपर किया, और फर्स्ट पेपर के लिए कोई चैनल फॉलो नहीं किया। फर्स्ट इस बार मेरा फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन ठीक हुआ है। तो आपका ही जो फर्स्ट पेपर का था, मैं आपने जो क्लास किया वही पे किया और फिर कंटेंट भी वही से लिया। इस बार जो मेरा जेआरएफ क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो कट ऑफ से इंक्रीज हुआ है मैम। तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगी मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आप नहीं होते तो ऐसा संभव नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि मेरे एजुकेशन में मुझे इतना कुछ जानना बाकी था। अभी भी मैं सीखना चाहूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपसे सीखने के लिए मैम। और बिल्कुल, मैम वो तो मैं मुझे मैम हर मेरे मन में एक बहुत ही इच्छा है आपसे मिलने की। आप अगर वेस्ट बंगाल आती है तो प्लीज बोलिएगा, मैं मिलने जाऊंगी। बिल्कुल, बिल्कुल मैं बताऊँगी डेफ़िनेटली। सो थैंक यू वन्स अगेन ज्योतिका। एंड यस, आपने बताया था कि जब मैं आपका दूसरी बार आप जेआरएफ हो गया तो फिर कोर्स के लिए आए, तो आपने बोला भी था, तो मैंने पूछा भी था, तो आप बोले हाँ मैम, मैं हस्बैंड और मैं फिर से एक बार पढ़ना चाहते हैं। बोले चलो अच्छी बात है। तो मैंने बोला भी था कि हाँ ठीक है। एंड यस डेफ़िनेटली एक
क्या होता है ना कि देखो एक एजुकेटर का काम है आपको गाइड करना, कंटेंट प्रोवाइड करना, और मैं उसमें कभी पीछे नहीं हटती। मेरा कंटेंट हर बार अपडेट, कभी एग्जाम में देखोगे 100 क्वेश्चन में अगर पेपर 2 का आता है तो मुश्किल से 3 से 4, इवन इस बार भी आपका जो री एग्जाम हुआ उसमें भी आप देखो मुश्किल से 3 से 4, और मैं गारंटी कहती हूँ कि अगर वो 3 से 4 मैंने नहीं पढ़ा है तो पूरी एजुकेशन जहां भी पढ़ाई होती है कहीं नहीं पढ़ाई हुआ होगा, क्योंकि मैं इतना खुद घुस घुस के पढ़ाती हूँ ना, इतना ज्यादा पढ़ा देती हूँ। मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि बच्चा ये ना सोचे या लर्नर्स ये ना सोचे अरे यार मैम इतना क्यों पढ़ा देती, लेकिन नहीं, मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे, क्योंकि मेरा मानना है कि यहीं पे आपका सफर नहीं है मेरे साथ, शायद इसके आगे भी कभी भी कहीं जाओगे, कहीं इंटरव्यू में, मैं इवन रिसर्च भी पढ़ाती हूँ तो मैं गाइड करते रहती हूँ कि देखो ये पॉइंट इंटरव्यू में पूछता है, ताकि ना आप मुझे याद करो कि मैम से उसी समय पढ़ा था और आज भी मैं कर पाती हूँ। तो ये मेरा एक पर्पस होता है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी 3 लर्नर्स को, अब हमारे साथ एक और लास्ट लर्नर है संध्या। सो संध्या आप बताओ आपका कैसा रहा, कैसे आपको मेरी कंटेंट, मेरी क्लासेस क्या फायदा की, सो आप बताओ। संध्या आप हो लाइन पे? हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी मैम, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। मैम सबसे पहले तो मैं बता दूं, स्टार्टिंग से लेके आज तक मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया। जैसे आप जानती ही हैं, हाँ 2 साल बीच में गैप हुआ मैम बीएड की वजह से। उस टाइम लाइव क्लासेस बहुत कम करती थी, पर रिकॉर्डेड बीच बीच में किया करती थी, रेगुलर आपको नहीं फॉलो कर पाए। फिर मैम बीएड के बाद मैंने सोचा क्योंकि अब खाली हो गए हैं तो पीएचडी करना था, पीएचडी के लिए मुझे जेआरएफ चाहिए था। तो मैम कोर्स तो लिए थे, कोर्स तो दोबारा परचेज नहीं किए, पर यूट्यूब क्लासेस या फ्री क्लासेस जितनी हुई आपको आपकी मैंने सारी देखी। लाइव नहीं किए तो रिकॉर्डेड जरूर किए। और मैम मैंने आपको शायद एक वीडियो में फीडबैक भी दिया था कि अगर कोई ईमानदारी से, जैसा आप बोलती है ना कि फ्री कंटेंट भी अगर ईमानदारी से करके जाता है तो नेट तो पक्का ही है, अगर बहुत मेहनत कर रहा है तो जेआरएफ हो ही जाएगा। तो बिल्कुल। फ्री वाली वीडियोस मैंने यूट्यूब की आपकी सारी देखी, वो पीवाईक्यूज और कंटेंट नोट्स मैंने जो पहले बनाया था उसमें, चाहे आप पीवाईक्यूज करवा रही हैं या कंटेंट करवा रही हैं, तो जितनी बार जो चीज देखो उसमें कुछ नया नया मिलता जा रहा था। तो मैम मैंने हमेशा वो कंटेंट करती रही मैं, अपना जो नोट्स था उसमें मेंशन करते रहती थी जो जो आप करवाती थी। फिर मैम इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ इधर मेरा, क्योंकि 86 87 क्वेश्चन मेरे पहले से ही जाते थे, नेट हो जाता था 2 बार। इस बार मैम मेरे 99 क्वेश्चन से थी, यानी 15 से 17 क्वेश्चन मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था। जून वाला जो मैंने मैम दिया था, जो रिजेक्ट हो गया था पेपर, उसमें सेकंड पेपर मेरा काफी ज्यादा अच्छा हुआ था। 78 क्वेश्चन मेरे सही थे। फर्स्ट पेपर थोड़ा गंदा हो गया था, उसमें 23 सिर्फ था। फिर मैंने जब ये री एग्जाम का हुआ तो ज्यादा मैंने फोकस फर्स्ट पेपर पे कर दिया। सेकंड पेपर में मैम इस बार मैंने गलती की, क्योंकि रिवीजन मैं करती रही बीच बीच में, पर बहुत अच्छे से नहीं किए, क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस मैंने फर्स्ट पेपर पे कर दिया। तो जो फैक्चुअल क्वेश्चन थे उसमें कुछ वो मेरे गलत हुए, शायद 2 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिससे मेरा जेआरएफ रह गया। तो आपकी क्लासेस मैंने हमेशा आपको ही फॉलो किया है, वो तो आप जानती ही हैं। तो थैंक यू मैम, आगे भी मैं आपसे ही जुड़ी रहूंगी, क्योंकि जेआरएफ करना है तो आपके ही अंडर, आपके गाइडेंस से ही। मैं हमेशा सभी लर्नर्स के साथ हूँ। और बिल्कुल अभी जैसे संध्या ने बोला ना कि इस बार उसने क्या किया कि पेपर 1 पे ज्यादा फोकस कर दिया और पेपर 2 को थोड़ा पीछे कर दिया। यही मैं सभी लर्नर्स को कहना चाहती हूँ कि जब हमको ना, देखो मेरा टारगेट नेट हो या जेआरएफ, हमको लेके चलना है दोनों को। हाँ बस ये ना कि अगर नेट करना है ना तो पेपर 1 थोड़ा सा वीक भी चलेगा ना तो चलेगा, लेकिन अगर हमको जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ का मतलब क्या है, मुझे लाखों में compete करके उस 0.6% के पास आना है। तो आप समझ रहे हो ना, 0.6 पास आने के लिए आपके पास कुछ तो अच्छा होना चाहिए ना। और कुछ अच्छा होने का मतलब है कि देखो जितने भी, जैसे अभी यहाँ 4 लर्नर हो आप लोग, चारों का अपना खुद का पेपर है एजुकेशन, और क्या
खुद का पेपर कभी किसी का खराब होता है? कभी खराब नहीं होता। किसी का भी खुद का पेपर कभी खराब नहीं होता। तो बस यही हो सकता है कि मान लेते हैं कि अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक को पता है तो दूसरे को भी पता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, लेकिन इसी में होगा किसी का कंसेप्ट ज्यादा और कम होगा, लेकिन उससे क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। लेकिन हम टारगेट कहाँ कर सकते हैं? पेपर 1। इसीलिए मैं अपने बैच लर्नर को हमेशा बोलते रहती हूँ, जैसे अभी सलीमा बोली ना कि मैम बार बार बोलती थी पेपर 1 का एक बुक ले लो और उससे प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन बनाओ, और पेपर 1 इसी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ले देता है। पेपर 1 में खास बात क्या है ना कि हम कितना भी पढ़ ले, कंसेप्ट उससे कोई लेना देना नहीं है। पेपर 1 का पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो, जितना पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे खुद में वो इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। प्रैक्टिस जरूरी है पेपर 1 में, और पेपर 2 में कंसेप्ट जरूरी है, दोनों का जरूरी है। जैसे कई लर्नर्स का इस बार 2 मार्क्स 4 मार्क्स से छूटा है, वो मुझे अपना स्कोर शेयर किए, किसी का स्कोर 200 है और 4 मार्क्स से छूटा है। मैंने पूछा दोनों का स्कोर अलग अलग बताओ, कंबाइंड मत देखो और ये मत देखो कि 2 मार्क्स और 4 मार्क्स से छूटा है। तो उसमें देखा किसी का पेपर 1 सच में अच्छा और पेपर 2 ही कम हो गया, जहां पे आप कम नहीं हो सकते थे वहां कम हो गए। तो ये काम नहीं करना है, हमको दोनों पेपर लेकर के चलना है। दोनों पेपर जैसे ही लेके चलेंगे ना, तो अगर मेरा एक पेपर क्या होता है ना, कहने का सेंस है कि अगर हम दोनों चक्का को सही लेके चलेंगे तो अगर एक चक्का थोड़ा भी पंक्चर हो रहा है तो हम थोड़ी देर के लिए डगमगाएंगे, लेकिन फिर भी हम रुक सकते हैं, आगे अच्छे से स्टेबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों ही डगमगाते हुए चलेंगे और एक चक्का को पूरा पंक्चर होकर रोड पे चलाना शुरू कर देंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और इसीलिए जरूरी है पेपर 1। क्यों एनटीए पूछता है 50 मार्क्स उसके लिए क्यों रखा है? वो इसीलिए रखा है कि सबको पता है कि आपका सब्जेक्ट मार्क्स ज्यादा क्यों दिया है, क्वेश्चन 100 क्वेश्चन इसीलिए है क्योंकि उसको पता है कि जो भी अपने सब्जेक्ट से आएगा वो 100 का 100 बना सकता है, 100 में 50 60 प्लस कर सकता है। वो कंपटीशन कहाँ से उठाएगा? वही 50 क्वेश्चन। और देखो जितनों का भी ज्यादा पाया उनसे उनका स्कोर पूछो, ओवरऑल स्कोर मत पूछो, उनसे पूछो उनका पेपर 1 का स्कोर क्या है। जरूर देखोगे कि 30 प्लस क्वेश्चन उनका सही हुआ होगा तभी जेआरएफ हुआ है, 30 प्लस से नीचे होगा तो किसी का भी जेआरएफ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पेपर 2 तो वो ऊपर किए ही होंगे स्कोर, लेकिन पेपर 1 को बहुत इंपॉर्टेंस है। पेपर 1 हमको ना क्या बनाता है, ऐसा नहीं कि पेपर 1 सिर्फ कर लिए तो पेपर जेआरएफ हो जाएगा, नहीं, पेपर 1 हमको 100 में से भीड़ में एक आगे निकालता है, क्योंकि यहाँ 4 लर्नर हो ना, चारों से पूछो पेपर 1 में डर होगा, किसी का मैथ डर होगा, किसी का पीपल एंड एनवायरमेंट डर होगा, किसी का हायर एजुकेशन डर होगा, है ना। तो डर होगा चारों में, लेकिन एजुकेशन में पूछो किसी से डर है तो ज्यादा से ज्यादा डर फिलोसफी में होगा, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन सब्जेक्ट में, ज्यादा से ज्यादा डर होगा रिसर्च में और एजुकेशनल मार्क में। उसके बाद किसी यूनिट में किसी को डर नहीं लगता एजुकेशन में। और ये 3 यूनिट ना 4 बार पढ़ोगे तो रट लोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कीवर्ड पकड़ोगे बन जाएगा, और मैं कीवर्ड से ही पढ़ाती हूँ। लेकिन पेपर 1 ऐसा चीज है ना, आप पूछो हर बच्चे का अलग अलग है। इसी 4 में जैसे सलीमा से पूछो उसका मैथ या कुछ ना कुछ ऐसा वीक होगा जिसपे वो काम की और आज वो उसका जेआरएफ हो गया। ज्योतिका से पूछो शुरुआत में उसको भी पेपर 1 में लग रहा होगा, फिर उस पर वो काम की और वो हो गया। तो यही चीज करना है, यही एक फासला है नेट और जेआरएफ में। दोनों को बैलेंस बना के चलो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलो। लास्ट में मैं सभी लर्नर से बस एक शब्द में पूछना चाहूंगी कि आप लर्नर्स को क्या सजेस्ट करते हो मेरे कंटेंट के लिए भी, और साथ ही साथ कि उनको कैसे मेहनत करना चाहिए। तो सलीमा आप शुरू करो, जैसे सीक्वेंस में वैसे चलते बताओ। मैम मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सारी लर्नर्स को यही बोलूंगी कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मैम। जैसे मेरा लॉन्ग टाइम रहा, लॉन्ग टाइम रहने का ये मतलब है मैंने जॉब के साथ साथ ये किया, और प्राइवेट में थोड़ा प्रेशर ज्यादा है मैम जॉब के लिए, तो उसमें ज्यादा देना पड़ता है। तो मैं रात जब आती थी रूम में, फिर हॉस्टल में रहती हूँ, हॉस्टल का भी ड्यूटी करना पड़ते थे। तो मैंने ऐसा किया था मैम, आपके क्लास अटेंड किया, फिर मैं नहीं कर पाई, 11 बजे तक मैं बच्चे के साथ रहती, उन लोगों का ड्यूटी करती, फिर 11 बजे के बाद मैं थोड़ा सा ही पढ़ाई किया। ऐसा नहीं कि मेरा जेआरएफ हो गया मैं 4 4 घंटे पढ़ाई की, ऐसा नहीं है, 1 आवर या 2 आवर्स, लेकिन मैं पढ़ाई की, हर दिन पढ़ाई की। मीन्स पढ़ना है, इसलिए मैंने लेट नाइट, कभी कभी आपको बहुत लेट नाइट में करती कि मैम इसका क्या है, यही वजह था मैम। एक तो कंसिस्टेंसी है, दूसरा ये है मैम, हो सके तो लाइफ जरूर अटेंड करें लर्नर्स, ये बहुत बहुत मीन्स बहुत बेनिफिट है। क्योंकि रिकॉर्डिंग से एक होते हैं ना मैम कि हर बार यही बोलते कि देखूंगी देखूंगी देखूंगी, तो नहीं, कभी कभी होते ही नहीं देखना। तो लाइव अटेंड करना बहुत जरूरी है, रेगुलरली करना चाहिए। एंड मैम जैसे आपने बोला था कि पेपर 1, आपने मुझे बोला कि आप पेपर 1 में इम्प्रूव करो। मेरा 2 बार जो जेआरएफ नहीं हुआ उसका ही रीजन है, मेरा पेपर 1 बहुत वीक थी, मीन्स डीआई आते ही नहीं मैम, टू बी ऑनेस्ट।
एंड पीडीए तो मैं क्या बोलूं, उसका तो कुछ भी नहीं आता है। तो फिर आपने क्या क्या था, मैंने आपको बोला था, फिर आपने बेसिक से सिखाया, एवरेज से स्टार्ट करके आपने सिखाया था, फिर मैंने आपके साथ वो किया था। फिर नवदीप मैम के सजेस्ट किया, मैं उसके साथ फ्री मैम के साथ भी फ्री क्लास ही किया था। तो फिर पेपर वन इस बार मैं तो इतना खुश थी, इतना खुश थी, मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ था। तो तब लगा मुझे कुछ हो गया, मैंने आपको बोला ना मैम 34 ऐसा लग रहा है, फिर मैंने देखा अच्छे से 35 क्वेश्चन सही हुआ था। तो पेपर वन को भी एक साथ लेना है पेपर टू के साथ, क्योंकि पेपर टू तो होते हैं। और जो मैम रीनेट जो हम लोग का कैंसल एग्जाम है 18 जून में हुआ था, उसमें ना वो स्टैंडर्ड लेवल, मैं बोलूंगी वो स्टैंडर्ड लेवल था नहीं, वो पेपर बहुत इजी था पेपर, टू बी ऑनेस्ट वो बहुत इजी था। लेकिन उसमें से भी कोई एक दो क्वेश्चन अलग आया, लेकिन वो आपने पढ़ाया हुआ है, जैसे करिकुलम डेवलपमेंट के सीक्वेंस जो होते हैं, जो मेंटेनेंस क्लास में था, वो मेरा नोट्स में है मैम, वो आपके कंटेंट से ही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने देखा था, किसी ने बोला था ये अननोन है, ये पढ़ाई किया नहीं, लेकिन आपने पहले ही पढ़ा दिया था मैम। और आपका कंटेंट के बारे में बोलूंगी, सबसे आपका कीवर्ड इतना अच्छा है, जैसे आपने सीरम सिस्कप ये सब आपने सिखाया था। और आपने ये सिखाया था ना मैम, वो इपा और ऐसे ऐसे करके कीवर्ड सिखाया था। तो जब मैं एग्जाम हॉल में इस बार गई थी, मेरे दिमाग में ना वो कीवर्ड आते थे, तो मैं हर क्वेश्चन कीवर्ड से बनाई, और एलिमिनेशन टेक्निक जो होते हैं वो आपसे सीखा था। आपने बोला था ना हर बार एलिमिनेट करो, टाइम सेविंग होंगे, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लगेंगे। एग्जाम देने के बाद मैंने आपके ग्रुप में मैसेज भी किया था मैम, इजी टू मॉडरेट था, मैंने ऐसे बोला। और बहुत टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने एलिमिनेट टेक्निक से किया, वो जो आपके एमसीक्यू वो क्विज जो होते हैं, और लाइव जो आपने देते थे मॉक टेस्ट, वो मैंने दिया था पेपर टू। और पेपर वन के लिए मैं टाइम लगाकर, आपने जैसे बोला था कि टाइम लगाकर फिर प्रैक्टिस करो, मैंने ऐसे किया था। तो मैं यही बोलूंगी सबको कि कंसिस्टेंसी रखिए, मैम के साथ जुड़ी रहिए, तो जेआरएफ पक्का होंगे। आज जैसे मैं थोड़ा टाइम लग गई, लेकिन वो तो जेआरएफ के लिए मैम बहुत बहुत शुक्रिया। कभी मिलने का मौका है तो जरूर मिलूंगी आपसे। बहुत था ये दिन, मैंने बहुत सोचा था कब इंडिया मैं बोलूं। घूमूंगी, अभी मैं पूरी इंडिया घूमूंगी, तो जिस जिस कोने में मेरे लर्नर्स है मैं सबको फोन करूंगी कि देखो मैं इस कोने में आई हुई हूँ। मैम मेरे मम्मी पापा भी यही बोला था, कि उन लोगों ने बोला था कि उनको बोलना कि मैम, मेरे से मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थी, वो लोग भी दुआ किया और बहुत सपोर्ट भी किया था। कभी कभी मैं घर में जाती जब, तो मैं क्लास करती, मेरे पापा भी सुनते थे, बोलते हैं देखो एक लड़की है लेकिन कितना अच्छे से पढ़ाते हैं। पापा भी ऐसे बोलते थे, मेरे पापा मेरे मम्मी बहुत सपोर्ट किया था। और आपके, आप तो मेरा स्कूल में भी फेमस है, मैं जो स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं आपका नाम तो हर रोज लेती हूँ, एग्जाम्पल भी देती हूँ कि मैम देखो कैसे मैनेज करते हैं। मैम पता है आपने जब शादी शादी के टाइम में भी क्लास किया था हम लोगों का, सबको भी पता है। तो आप जैसे डेडिकेट टीचर जो कोर्स परचेस नहीं कर सकते, मैं उनको बोलूंगी कि फ्री ही करें। और जो कर सकते हैं, आपका कंटेंट बहुत डीप होते हैं मैम, फ्री में भी आपने बहुत न्यू न्यू चीज किया, मैंने फ्री से भी बहुत कुछ नोट डाउन किया। तो फ्री भी कर सकते हैं, वो होते हैं कि खुद का डेडिकेट। तो थैंक यू सो मच मैम, लव यू मैम, सच में बहुत अच्छा लगा आपसे ऐसे मिलकर। मैम दुआ थैंक कीजिए। और मैम मैं तो फिर से प्रेशर करूंगी रिसर्च के लिए आपका, सच में। बिल्कुल, आई एम देयर। बहुत आप भी देखते होंगे कि मैं लगाती हूँ, जिन लर्नर्स का पहले ही हो चुका है, अभी उनका पीएचडी भी हुआ है, डेफिनेटली मैं हमेशा हूँ, पूछो मुझसे, बना के लाओ प्रपोजल, मैं देखती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने लगाया था एक स्टेटस कि उसका पीएचडी में हुआ है, बहुत दिन से वो मेरे साथ अपना प्रपोजल बना बना के करेक्शन करता था, सजेशंस लेता था। तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं हमेशा रहूंगी। सो संध्या, अब आप बताओ लास्ट में आप लर्नर्स को क्या सजेस्ट करना चाहते हो, मेरे लिए भी और ऐसे उनकी प्रिपरेशन के लिए भी। मैम आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, आप तो परफेक्ट हैं। बाकी लर्नर्स जो है, जैसे सलीमा ने बोला कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये मैंने देखा 2 साल में, जो मैंने छोड़ा आपको, तो उसका प्रभाव मैंने देखा। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और लाइव जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग तो बस कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे में वो चला जाता है, अ, ज्यादा इकट्ठा हो जाता है कंटेंट, तो नहीं हो पाता है। तो कंसिस्टेंसी अगर है, फ्री क्लासेस, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगती है आपकी सारी क्लासेस, क्योंकि फ्री हो या तरीका आपका सेम होता है, चाहे वो पेड क्लास हो चाहे फ्री क्लास हो। तो बिल्कुल। मैम बस आपसे जुड़े रहे। फर्स्ट पेपर मैंने मैम कंटेंट जैसे लॉजिकल रीजनिंग हुआ,
इंडियन लॉजिक हुआ, तो वो मुझे कभी समझ नहीं आता था। तो कंटेंट मैंने आपने मैम यूट्यूब पे करवाया है ना, तो मैंने वहीं से पूरा किया था। बाद में मैंने पीवाईक्यूज के लिए तलवीर सर को फॉलो किया, उनके मैराथन्स देखे, और टीचिंग एप्टीट्यूड कम्युनिकेशन भी आपसे ही पढ़े थे स्टार्टिंग में। बिल्कुल, और मैं खुद कहती हूँ कि देखो, मैं तो खुद कहती हूँ कि पेपर 1 के लिए कभी किसी एक के पास रुको ही नहीं। हाँ, पेपर 2 के लिए आपको जिनको लगता है ना, जिनको भी जरूरी नहीं, अगर मुझसे समझ, कई लर्नर है, जैसे आज मेरे पास एक लर्नर का मैसेज आया कि उसको मेरी फ्री क्लासेस से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं खुद शौक हुई कि पहला ऐसा एक लर्नर है अभी तक में 4 साल में मेरा एक्सपीरियंस रहा है जिसने मुझे ये बोला। मैंने उससे पूछा कि क्या नहीं समझ में आया, तो उसने बोला मैं नहीं देख रही हूँ वीडियो। फिर एक ने बोला कि उसने बोला कि मैंने सारा नहीं देखा है, कुछ देखा है। तो मैंने उसको यही सजेस्ट किया कि जब तक हम पूरा सीक्वेंस नहीं देखेंगे ना, तो कोई भी नहीं समझ पाएगा, कि मेरा वीडियो जो है ना सीक्वेंस में होता है। अगर आज एक टॉपिक पढ़ा है, तो अगर नेक्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड है ना, तो दोनों को नहीं देखोगे तो डेफिनेटली नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आधा कीवर्ड उधर है, आधा कीवर्ड इधर है, तो ये चीज एक हो जाता है। तो चलो, थैंक यू संध्या वंस अगेन। इसके लिए पहले तो सबसे पहले सभी लर्नर्स को इस चीज के लिए थैंक यू कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले सकूं, और आप लोग तैयार हुए भी। कई लर्नर ऐसे हैं भी, दुख लगता है जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के बाद लिटरली मैं उस दिन रात में, जिस दिन आपका रिजल्ट आया है, उस दिन मैं सोई नहीं हूँ। मैं मतलब मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, एंड मतलब अगर मैं ओवरऑल काउंट करूँ तो 45 प्लस जो है जिनका नेट हुआ है, जिसमें से 35 प्लस जो है वो मेरे बैच में थे, एंड जो है 6 प्लस जो है जेआरएफ है। अभी एक और जेआरएफ का भी मैं इंटरव्यू डालूंगी, उसने ऑडियो भेजा है। तो ये चीज है, बट मैं इस चीज पे कभी नहीं है कि हाँ ये हुआ है आप मेरे बैच में आओ, ये चीज कभी नहीं। मैंने बोला इन्होंने कंसिस्टेंसी, इवन फ्री लर्नर्स का भी जेआरएफ हुआ है मेरे बैच से, वो पढ़ने पर ही है। तो चलो, आकाश करी, सॉरी, ज्योतिका, आप बताओ कि आपका कैसा रहा, क्या मतलब सजेशन करना चाहोगे? मैम मैं बोलना चाहूंगी कि आप जो कंटेंट पढ़ाते हैं वो कंटेंट बहुत ही क्लियर है, वो तो करना चाहिए। साथ साथ जैसे सलीमा ने बताया कि कंसिस्टेंसी में और एक वर्ड जोड़ना चाहती हूँ, कंटिन्यूटी, दोनों ही जरूरत है, क्योंकि रेगुलर बेसिस में पढ़ाई करना चाहिए। और क्योंकि हम लोग सब लोग अलग अलग है, सबका टाइम मैनेजमेंट भी अलग अलग है, तो इसके लिए सबको अपने तरफ से एक प्लान बनाना चाहिए, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि सबका एबिलिटी भी तो अलग है ना मैम, तो इसलिए। और आप जैसे जैसे बताते हैं, जैसे कि सालिमा ने बताया कि उन्होंने एलिमिनेशन मेथड में भी ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, एलिमिनेशन मेथड आपसे ही सीखी हुई है। और साथ साथ कीवर्ड जो कई कई क्वेश्चन में कीवर्ड बहुत जरूरी हो जाता है, कीवर्ड से ही आंसर आ जाता है, जैसे ये सब कुछ मैंने आपसे सीखा है। और साथ साथ जो पीवाईक्यू आप देते हो, पीवाईक्यू ऐसा होता है मैम, कभी कभी तो पूरा ठीक हो जाता है, और कभी कभी वही एक ही पीवाईक्यू गलत भी हो जाता है, जब दूसरी बार करती हूँ तो गलत हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस पीवाईक्यू को क्यों गलत हो रहा है, मतलब एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों गलत हो रहा है, कि इसका मतलब क्या है। पीवाईक्यू का मतलब सिर्फ याद रखना नहीं है, उसके अंदर जाके उसमें क्या है, जैसे आपने सिखाया, आपने एनालिसिस करते हैं आप, ऐसे ही करना चाहिए स्टूडेंट्स को। और आपको अगर फॉलो करेगा तो A to Z तो मुझे लगता है हो जाएगा, जैसे मैंने किया है मैम। और एक बात बोलना चाहूंगी मैम, जैसे उन्होंने बताया जब हमारा 2023 में, शायद जब मैंने 1 जून में आपका जब शादी था, उस दिन ही हमारा एग्जाम था, तो आप अगले उसके पहले वाले दिन से आप शादी में बैठे भी आप हम लोगों को मैसेज कर रहे हैं कि अच्छे से एग्जाम देना। इससे बहुत इंस्पायर होती हूँ। और आप तो डेडिकेटेड है, क्योंकि आप हमेशा रात को सोती नहीं है, क्लास कराती है। कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है आपकी, तो आप न बोलते हैं कि मैं दवाई ले लूंगी, फिर 1 घंटे में क्लास कराऊंगी। हमसे तो ऐसा नहीं हो पाता है मैम, तो इससे इससे बहुत कुछ सीखती हूँ। और मैं और एक बताना चाहूंगी बात मैम, आकाश जो है, तो वो आपको गुरुमा बुलाता है, सुबह शाम उठ के पहले आपका क्लास स्टार्ट करता है। उसका इस बार नेट नहीं हो पाया, तो उसका WB सेट क्वालिफाई हुआ है, तो वो अभी सुबह शाम जब भी उठता है आपका ही क्लास से चालू करता है, मतलब मेरा जब नींद खुलता है आपका ही आवाज सुनता हूँ। आपका आवाज से नहीं सुनूं तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने इस बार फर्स्ट पेपर भी आपसे ही पढ़ा है, और जहां भी जाऊँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि ऐसे नहीं होगा, मुझे मैम से ही पढ़ना है, चाहे फिर से दोबारा परचेज करना है कोर्स कर लो। तो फिर से उसने कोर्स
परचेज किया तो दोनों एक साथ किया। तो मैं लर्नर्स के लिए यही बोलना चाहूंगी कि A to Z मैम को फॉलो करने के लिए, और मैम जो बोल रहा है ऐसे ही अगर स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेगा तो मुझे लगता है सबका हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक यू ज्योतिका, थैंक यू। एंड डेफिनेटली आकाश को बोलना कि मैं ऑलवेज हूँ, जब भी हूँ, कोई भी दिक्कत आए वो मेरे से पूछ सकता है एंड आई एम ऑलवेज देयर। सो चलो निगम, अब आपकी बारी है, आप लास्ट हो और लास्ट में आप एंड करो बेस्ट मोटिवेशन देके सभी लर्नर्स को। संध्या ने जो बात बताई ना कि पेपर 1 पेपर 2 के वाले जो बीच में बैलेंस, वो मेरा ही वो इसी इसी टाइम मेरा ही वो वही बात हुआ। मैंने जब जून में एग्जाम दिया था ना, आपने उसी जून एग्जाम से पहले 3 माराथन किए थे पेपर 2 का। हाँ, तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया था, इसीलिए मैंने मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। अराउंड 75 या 72 आंसर किया था मैंने पेपर 2 में, और पेपर 1 में मेरा 23 या 25 ऐसा ही कुछ। जब जब एग्जाम कैंसिल हुआ तो फिर मैं डर गया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर जेआरएफ नहीं होगा। इसलिए मैंने ऐसा किया कि इस बार पेपर 1 को ज्यादा फोकस किया। तो पेपर 1 तो अच्छा हो गया, 35 आंसर क्वेश्चन ठीक हुआ, पर पेपर 2 58 में रह गया। तो जो गलती मैंने किया कि बैलेंस नहीं कर पाया, दोनों ही बार बैलेंस नहीं कर पाया, इसलिए मेरा इधर रह गया। पर ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। सबने जो बात बताई, एक तो कॉन्सिक्वेंस चाहिए एंड दोनों के बीच में इक्वल। वही मैं बोल रही हूँ, और डेफिनेटली जी। नेक्स्ट टाइम ऐसा और नहीं होना चाहिए। मुझे नेक्स्ट टाइम आपका जेआरएफ का इंटरव्यू लेना है, नेक्स्ट टाइम भी मुझे आप चाहिए जेआरएफ में। तो जिन जी लोगों जी का जैसे मैम। निगम हो गए, संध्या हो गए, जी मुझे चाहिए आप लोग की नेक्स्ट टाइम मैं फिर से बोलूं और बोलूं कि जाके देखो इनका लास्ट टाइम नेट था और इस बार वो जेआरएफ के साथ फिर से मेरे साथ इंटरव्यू देने आए हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि इस चीज पे आप वो मेहनत करो। और देखो, अब अभी आपने दूसरे जेआरएफ का भी सक्सेस सुना और आप अपने आप को कंपेयर करो कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया, और उस चीज को शुरू कर दो और देखो डेफिनेटली होगा दिसंबर में। अब अपना टारगेट को आसमान पे लेके जाना है, क्योंकि आप देख रहे हो कट ऑफ भी आसमान पे जा रहा है, तो अपना टारगेट भी आसमान पे रखो। जैसे ही आसमान पे रखोगे ना, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो हम अटकेंगे ना, और वो जेआरएफ पे ही अटकेंगे। तो ये एक टारगेट रखो। एंड वंस अगेन सबको थैंक यू इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। एंड जो भी लर्नर्स इसको देख रहे हो जरूर थैंक यू टू फोकस यू करो। मैम। थैंक यू। एंड जो भी लर्नर इसको देख रहे हो उसको फोकस करो। एंड आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा भी लगेगा। सेशन को लाइक करो, शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ, और दूसरों को भी शेयर करो कि कैसे इन लोगों ने सक्सेस किया है और क्या। तो चलो फिर हम सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वंस अगेन इतना थैंक टाइम यू। देने के लिए और इतने अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। थैंक यू। एक एक बात थैंक मुझे बतानी थी मैम, यू। हाँ बोलो एक बात निगम, मुझे बतानी थी मैम। बोलो। सर और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। मैंने कभी महसूस कर नहीं पाया क्योंकि जी जी बिल्कुल। मैम अब पुराने वाले जो फोटो तो बहुत ही अच्छे हैं, अभी नए वाले फिर भी अच्छे हैं, पुराने वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। अरे मैम हाँ बोलो। कभी आइएगा तो सर के साथ आइएगा। डेफिनेटली ढूंढे जब जब आप जहाँ भी आऊंगी मैं सर के साथ ही आऊंगी, अब अकेले तो आऊंगी नहीं। जी तो जी 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 डेफिनेटली जी जी मैम। मैम। ठीक है, चलो फिर सेशन को थैंक यू। एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।